अच्छा, सांगा के युद्ध और सांगा के युद्धों का बिल्कुल क्रम लिख लिया था आप सभी ने। याद भी कर लिया होगा ऐसा। याद भी कर लिया। बोल दोगे? हाँ। चौथा युद्ध कौन सा किया था सांगा ने? पहला युद्ध किया था खातोली का, दूसरा बाड़ी का, तीसरा गागरोन का, चौथा इडर का, पांचवा और छठा खानवा। 17, 18, 19, 20, 27 और 27 ये लिख लिया था आप सबने। क्वेश्चन यदि सांगा से जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि कुंभा से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके साहित्य और स्थापत्य कला से क्वेश्चन आता है। सांगा से जब भी क्वेश्चन आता है तो युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब युद्धों में वो 4 युद्ध देखकर क्रम पूछ लेगा, या फिर आपको सबसे फेवरेट खानवा का युद्ध से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डालिए खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध। खातोली का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1517 ईस्वी में। ठीक है। खातोली कहां है? कोटा में, याद रखिए। खातोली कहां है? याद रखिएगा, कोटा में। तो खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 के अंदर। और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, कोटा के अंदर। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो खातोली का युद्ध है ये किनके मध्य हुआ? कल हमने पढ़ा था किनके मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी कौन है? हाँ, तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। ये तो आपने कल लिख लिया था। लिख लिया था। क्वेश्चन भी यदि आज से हम 2 साल पहले की बात करें, यानी कोरोना काल से पहले की बात कर लो आप, तो एग्जामिनर डायरेक्ट वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछता था कि खातोली युद्ध कब हुआ या किन के मध्य हुआ। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से दिए गए कथनों में से खातोली के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जिसमें पहला कथन देता है कि खातोली नामक जो युद्ध है ये वर्तमान कोटा जिले में आता है। दूसरा कथन, खातोली का युद्ध मेवाड़ के शांगा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तीसरा कथन आता है कि इसी युद्ध में सांगा की आंख फोड़ दी गई थी। और डी नंबर आता है, इसी युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद कर लिया था। 4 कथन बोले, बताइए इनमें से कौन सा है सत्य था? सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा हमें तो केवल बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने पूछ रखा है। पुराने पेपर का भी टाइम मौका मिल जाए आपको, गलती से देख लेना। ठीक है, गूगल पे सारे दिन सर्च करते रहते हैं ना, तो वहां पर ऐसे आरएसएसबी बोर्ड के पेपर भी सर्च कर लिया करो कभी। हाँ हाँ, याद रखना, आंख जो है वो सांगा की उनके भाइयों ने, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो इनका सगा भाई था, और दूसरा कौन सा, जेमल, इनने फोड़ी थी। तो मतलब खातोली में क्या हुआ था? हाँ, खातोली के युद्ध के अंदर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, सांगा विजय हुए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सांगा ने अपना एक हाथ वे एक पैर गंवा दिया। कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में। नोट करके एक बात यहां पर स्पेशल याद रखिएगा,
सांगा की एक आंख राजा बनने से पहले पहले भाइयों द्वारा फोड़ दी गई। इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, इसी युद्ध के अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद कर लिया था। सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद किया। बस अब देखो कौन सा युद्ध पढ़ा था हमने, खातोली का युद्ध, जो कब लड़ा गया 1517 में। खातोली वर्तमान के अंदर कहां पर है, कोटा में। खातोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है, तो इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। देखिए दिल्ली के अंदर सल्तनत की आप बात करते हैं तो सल्तनत में जितने भी राजा हुए हैं वो सुल्तान कहलाए थे। जैसे जितने भी मुगल काल के राजा हुए हैं वो सारे बादशाह कहलाए थे। तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, सुल्तान। इस युद्ध के अंदर सांगा विजय हुआ था, लेकिन इस युद्ध के अंदर सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। राजा बनने से पहले ही भाइयों ने क्या कर दी थी, एक आंख फोड़ दी थी। और इसी युद्ध के अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को क्या कर लिया था, कैद। आरएसएस भी बोर्ड का पेपर उठाकर देखेंगे तो इस युद्ध से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने अभी आपसे पूछा था। ठीक है, आजकल युद्धों से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उतारिए इसको। हाँ, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया, आंख पहले ही भाइयों ने फोड़ दी। इसीलिए जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो चिंता मत करिए, कुछ अच्छा भी होगा। सांगा की जब भाइयों ने आंख फोड़ी थी तो सांगा ने थोड़ी सोचा था कि वो मेवाड़ का या चित्तौड़ का इतना महान राजा बनेगा जिसे आज हम पढ़ेंगे। बाकी तो आंखें तो दो दो भी थी सबकी। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर सिलेक्शन के लिए आंख फोड़ लें क्या। तो यानी कि सांगा जब राजा बना है, सांगा जब चित्तौड़ का राजा बना है, उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन है, कौन है, यस। कल क्या लिखाया था, मैंने कहा सांगा जब चित्तौड़ का राजा बन रहा है, जब राज्य अभिषेक हो रहा है 1509 में, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी है। लेकिन सांगा ने जिस दिल्ली सल्तनत के राजा के साथ युद्ध किया है वो इब्राहिम लोदी है। पूछ क्या रहा है वो समझना है। हाँ सर, एक लोदी होता तो काम चल ही लेते। हम्म, लिख लिया। तो बस ये खातोली की युद्ध देखिए, ये आपको आता है नो डाउट। 17 और किन के मध्य हुआ, आता है क्या, मैं मान के चलता हूं ये दो चीजें आपको आती है। ठीक है, लेकिन ये दो खास बात है, एक तो ये और एक ये। हो सकता है एग्जामिनर आपको कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को कौन से युद्ध के तहत कैद किया था। वो क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध हुए हैं, एक खातोली और दूसरा कौन सा है, बाड़ी का युद्ध, जो कि अब हम लिखेंगे। ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, दूसरा लिखिएगा, सांगा का कर्म से लड़ा गया युद्ध है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध कब हुआ, और कल लिखाया था याद नहीं हुआ, 1518 ईस्वी में।
बाड़ी कहां है? धौलपुर में है। धौलपुर जिले का पुनर्गठन हुआ है क्या अभी? जो नए जिले बने हैं उसमें धौलपुर का कोई योगदान है क्या? कुछ भी नहीं है? क्या लग रहा है आपको? ठीक ही लग रहा होगा। तो कुछ भी नहीं है। धौलपुर के साथ कोई छेड़खानी थोड़ी हुई है, भरतपुर के साथ हुई है। भरतपुर से अलग करके कौन सा जिला बना दिया था? डीग। ये बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? याद रखिएगा, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो इनके मध्य एक युद्ध तो हमने ये पढ़ा। इस युद्ध की अलग अलग बात थी। इस युद्ध में स्वयं आया था इब्राहिम लोदी, लेकिन बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी नहीं आया था। इब्राहिम लोदी का सेनापति कौन कौन? याद रखिएगा, एक तो मियां माखन, और एक याद रखिएगा मियां हुसैन। ये आए थे। कोई आए विजय तो कौन हुआ? सांगा विजय हुआ। बस ये लिख लीजिए इसमें, ठीक है। इसके युद्ध से संबंधित बस इतनी सी बात है। पहला जो खातोली का युद्ध है उसमें स्वयं इब्राहिम लोदी आया था। इसमें इब्राहिम लोदी ना आकर उसके सेनापति आए थे। तो आपको पूछ लेगा कि निम्न में से सांगा के साथ इब्राहिम लोदी द्वारा बाड़ी के युद्ध में आने वाले सेनापति कौन हैं? मियां माखन और मियां हुसैन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। बस, तो दोनों ही युद्धों की तुलना करनी है और दोनों ही युद्धों को तुलना से याद रखना है। हो तो दोनों ही सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य रहे हैं, लेकिन कहां पर हाथ और कहां पर पैर कट रहा है और कहां पर इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कहां पर मियां हुसैन और मियां माखन युद्ध करने आ रहे हैं? बाड़ी के युद्ध में। आजकल आप देखते होंगे, जैसे पिछले ही पेपर की हम चर्चा करें, जैसे आज भी एक एग्जाम है, कौन सा? हमारे राजस्थान में आज कोई एग्जाम है? वाह, इतने अच्छे विद्यार्थी मुझे ही क्यों मिले, जिनको पता ही नहीं है राजस्थान में आज कोई एग्जाम भी, एक एग्जाम है कोई? कौन सा? वाह, कोई एग्जाम नहीं है, सोते रहो अपने, क्या है अपना आएगा देख लेंगे। तो फिर ऐसे मतलब आप कैसे तैयारी करते हैं? पुराने पेपर नहीं देखते? और पुराने पेपर नहीं देखते तो ये नहीं पता है पुराना पेपर कब हो रहा है? कोई चिंता नहीं है, सुबह चाय आय पी रहे हैं ना? ओके, फिर क्या दिक्कत है? अपने को अपने से मतलब है, क्या करना है। तो खातोली का युद्ध और दूसरा कौन सा है? बाड़ी का युद्ध। ऐसे मतलब कोई जैसे गांव वाला कोई मिल गया और आपको पूछ लिया तो कोई इंग्लिश में नाम बता देना, ऐसे कोई इंस्पेक्टर ऐसा कुछ नाम बताना ताकि वो सोचे ही नहीं कभी। हाँ सही बात। ये चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए अगले युद्ध के बारे में, और युद्ध का नाम क्या है? गागरोन का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, गागरोन का युद्ध लड़ा जा रहा है आपके कब? याद रखिएगा 1519 के अंदर। बोर्ड पर देखिए, इस युद्ध को समझिएगा। गागरोन का युद्ध कब हो रहा है? 1519 के अंदर। अच्छा, गागरोन कहां है? तो याद रखिएगा झालावाड़ में। झालावाड़। दूसरी बात, गागरोन का जो ये युद्ध है ये किन के मध्य लड़ा गया? तो आप कहेंगे सांगा वर्सेस महमूद खिलजी
सेकंड याद रखिएगा। और महमूद खिलजी फर्स्ट से किसने युद्ध किया था? कुंभा ने। कौन सा युद्ध था वो? हम्म सबसे प्रसिद्ध, हाँ वो भी बदनौर का भी तो था ना। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। और ये युद्ध लड़ा गया था किन किन के मध्य? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। इस युद्ध के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि कुंभा की कोई दुश्मनी नहीं थी महमूद खिलजी फर्स्ट से। कुंभा के जो पिता हैं जिनका नाम था मोकल, इस मोकल का जो हत्यारा था जिसका नाम था महपा पवार, इसको शरण दे रखी थी किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। इसीलिए कुंभा ने किस पर अटैक किया था? और इसी महमूद खिलजी फर्स्ट को कुंभा ने पराजित करके कितने माह तक कैद रखा था? 6 माह तक। और कुंभा और सांगा का क्या रिश्ता है? दादा पोते का रिश्ता है ना। यानी कि सांगा कुंभा का क्या लगता है? हाँ। अब इस युद्ध के बारे में देखिए, गागरोन का युद्ध कब लड़ा जा रहा है? 1519। गागरोन कहां पर है तो आप जानते हैं, झालावाड़। अच्छा, ये युद्ध किन किन के मध्य हो रहा है? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। युद्ध हो क्यों रहा है? हो इसीलिए रहा है क्योंकि महमूद खिलजी सेकंड ने क्या किया कि इसने आक्रमण किया। महमूद खिलजी सेकंड ने आक्रमण किया था किस पर? तो याद रखिएगा, मेदिनी राय चंदेरी पर। महमूद खिलजी सेकंड है जो किस पर आक्रमण करता है? मेदिनी राय चंदेरी, जो कि चंदेरी का राजा है, चंदेरी मालवा में आता है। इस मेदिनी राय चंदेरी ने क्या किया कि सांगा से सहायता मांगी। सांगा से सहायता मांगी। तो सांगा ने क्या किया कि इसी मेदिनी राय चंदेरी को गागरोन का राजा बना दिया। कि भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, तू पहले चंदेरी का राजा था, मैं आपको कहां का राजा बना देता हूं? गागरोन का। तो सांगा ने मेदिनी राय चंदेरी को क्या सौंप दिया था? गागरोन। सांगा ने गागरोन का राजा बनाया। किसे बनाया? मेदिनी राय चंदेरी को। यह बात किसे पता चली? महमूद खिलजी सेकंड को, कि मेरा जो दुश्मन है उसको कहां का राजा बना दिया है? गागरोन का। तब कहते हैं कि इसी महमूद खिलजी सेकंड ने गागरोन पर अटैक किया। और गागरोन किसके पास में है? क्योंकि सांगा ने गागरोन किसे दिया था। तब कहते हैं कि सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य जो युद्ध हुआ वो कौन सा था? गागरोन का युद्ध। और इसी युद्ध में याद रखिएगा, सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को कैद कर लिया। जिस प्रकार यहां पर कुंभा ने किसको कैद किया था और कितने माह तक? 6 माह के बाद में महमूद खिलजी सेकंड का पुत्र आया था जिसका नाम था शहजादे। उसने सांगा से गुजारिश की थी कि पिताजी को रिहा करिए। तब सांगा ने कहा कि आपके पिताजी को रिहा कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको जमानत के तौर पर मेरे पास में रहना पड़ेगा। तब जाकर सांगा ने किसको रिहा किया था? महमूद खिलजी सेकंड को। मतलब दुश्मनी दोनों की नहीं रही है, ना तो कुंभा की कोई पर्सनल दुश्मनी थी इससे और ना इसकी कोई इससे थी, लेकिन ये आए आए तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए याद रखिएगा कि इसी सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को 6 माह के बाद शहजादे को जमानत के तौर पर
अपने पास रखा, वे खिलजी सेकंड को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। रिहा किया। बस क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सांगा ने निम्न में से कौन से युद्ध में अपने दादा का अनुसरण किया था। आजकल जीके में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। किसको, इसको, अच्छा वो यहां कैद किया गया है, ये दूसरा मैटर था, ये तो युद्ध किया इसलिए कैद किया, ये दूसरी बात है। यहां पर तो महमूद खिलजी सेकंड को रिहा करने के लिए कैद किया। तो ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट बात कि कौन से युद्ध में अनुसरण किया था, तो याद रखना है गागरोन के युद्ध में हो रहा है ना। जैसे सारंगपुर के युद्ध के अंदर कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को कितने माह तक कैद रखा था, वैसे वैसे बात समझ में आई। वापस बताऊं एक बार, फिर ऐसे चेहरों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कैद किया इसको, जबकि इसमें मेरा क्या रोल है। हम्म, नहीं लग रहा। वापस समझो। देखो हम पढ़ रहे हैं गागरोन का युद्ध जो कब लड़ा गया था, 1519 के अंदर। गागरोन कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। ये गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हो रहा है, तो सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी के जो शासक है मेदिनी राय चंदेरी, इस पर आक्रमण किया। ये मेदिनी राय चंदेरी सांगा के पास आया, बोला मेरा राज्य चला गया। तब कहते हैं कि सांगा ने इसी मेदिनी राय चंदेरी को कहां का राजा बना दिया, गागरोन को। इस बात की जानकारी जब महमूद खिलजी सेकंड को हुई कि मेदिनी राय चंदेरी को गागरोन दे दिया है, तब महमूद खिलजी सेकंड ने कहां पर आक्रमण किया, तब यहां सांगा आया और सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया और कैद कर लिया। उसके बाद में महमूद खिलजी सेकंड के बेटे जिसका नाम क्या है, शहजादे को जमानत के तौर पर रखा और महमूद खिलजी सेकंड को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। उतार लीजिए ये इधर वाला। हाँ? चंदेरी मालवा में है, मालवा यानी कि एमपी क्षेत्र।
लिख लिया? अब देखो, इसको आप याद करोगे एक युद्ध के तहत, लेकिन वो एग्जामिनर क्वेश्चन युद्ध के तहत नहीं पूछेगा। पूछेगा तो यहीं से, नो डाउट। आजकल जीके पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने। वो आपको पूछेगा ये कि सांगा ने निम्न में से किस व्यक्ति को गागरोन की जागीर दी थी? तो याद रखना है कौन है वो, मेदिनीराय चंदेरी। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे जब खानवा होगा, ठीक है। चलो आगे लिखे। तो 3 ये प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध 1517 के अंदर खातोली कोटा में है, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध के अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद किया। कहां पर कौन से पुत्र को कैद कर रहा है और कौन से पुत्र को जमानत के तौर पर रख रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। और यहां पर याद रखना है कि सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में। और भाइयों ने आंख तो पहले ही फोड़ दी थी। उसके बाद में बाड़ी के युद्ध में आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी के कौन से सेनापति आए थे? मियां माखन और मियां हुसैन। और यहां पर गागरोन के युद्ध के तहत आपको याद रखना है कि किसको कैद किया गया था? महमूद खिलजी सेकंड को। और गागरोन किसे दिया गया था? मेदिनीराय चंदेरी को। ये दो यूनिक सी बातें हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम जिस युद्ध की बात करेंगे वो है आपके बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। वैसे बयाना का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपके 16 फरवरी 1527। ना, इडर कोई खास युद्ध नहीं। इडर का अभी हम बहारमल को राजा बनाएंगे तब आपको बताएंगे। अब देखो ये युद्ध क्यों हो रहा है, इस युद्ध की वजह क्या है। ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर यही स्थान है बयाना। वैसे बयाना अब किस जिले में है? भरतपुर में, ठीक है। पहले भी भरतपुर में था और अब भी कहां है? भरतपुर में। ये बयाना यहां पर है आपके मेवाड़। और मेवाड़ के राजा कौन है? सांगा। इधर एक मैदान है पानीपत, और लड़ा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कोई नहीं। 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, यह युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध के अंदर युद्ध भूमि में मारा गया था कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश जो हुए हैं, उन 5 वंश के अंदर एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये मारा गया और विजय कौन हुआ था? बाबर। बाबर यहां से विजय होने के बाद में बाबर तो चला कहां? दिल्ली। मुगल काल की स्थापना होगी 1526 के अंदर, ये तो कहां चला? दिल्ली। पीछे से बाबर का सेनापति, एक का नाम है मेहंदी ख्वाजा और एक का नाम है सगर खां। और बयाना का इस समय जो शासक है उसका नाम है निजाम खां। मेहंदी ख्वाजा और सगर खां क्या करते हैं कि ये आते हैं बयाना और किसके पास में? निजाम खां।
इस बात की सूचना मिलती है सांगा को। एक ग्रंथ है जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा, जिसे और क्या बोलते हैं? बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी। ये जो बाबरनामा ग्रंथ है, इस बाबरनामा ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि इसी सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था। किसने बुलाया था? सांगा ने बाबर को कहां बुलाया था? हिंदुस्तान। और किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी। ये बात कह रहा है कौन? बाबरनामा, जो कि बाबर की क्या है? आत्मकथा है। इसके अंदर कहा गया। लेकिन कहते हैं कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो यहां पर सांगा आया नहीं था। सांगा नहीं है ना? सांगा नहीं आया। ये बात कह कौन रहा है? बाबरनामा कह रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद में मेहंदी ख्वाजा और सगर कहां कहां पर आए थे? बयाना में। और बयाना में इस समय यहां का प्रशासक कौन है? निजाम खां। इस बात की जानकारी हुई किसको? सांगा को। सांगा को इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसे एक उपाधि है जिसका नाम क्या है? हिंदुपत। यानी कि सांगा, हमेशा सांगा का उद्देश्य रहा है कि दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान को, हिंदुओं को स्थापित किया जाए। ये सोच हमेशा किसकी रही है? मेवाड़ के शासकों की। मेवाड़ के शासकों का ये कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि वो मारवाड़ जीते। कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि वो आमेर पर कब्जा करे। उद्देश्य हमेशा क्लियर रहा है, मेवाड़ का राजा हो, उसका उद्देश्य क्लियर है, कहां पर अधिकार करना है? दिल्ली पर। लेकिन अब सांगा को जानकारी मिली है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हार गया है इब्राहिम लोदी, और काबुल से एक बंदा आया है जिसका नाम क्या है? और ये अब कहां स्थापित होने जा रहा है? दिल्ली। तब सांगा को ये जब जानकारी मिलती है कि बाबर के जो सेनापति है मेहंदी ख्वाजा और सगर खां, ये कहां पर आ रहे हैं? बयाना में। और बयाना में इनका शेष धर्मी है प्रशासक कौन? निजाम खां। तब कहते हैं कि सांगा अपने एक पुत्र जिसका नाम है भोजराज, इसको सेना देकर भेजता है कहां पर? बयाना में। और किसके खिलाफ? बाबर के सेनापतियों के खिलाफ। इसीलिए भोजराज और इनके मध्य युद्ध होता है जिसे कहते हैं बयाना का युद्ध। तो बयाना का युद्ध दो सेना के मध्य लड़ा गया। एक तरफ तो है आपकी किसकी सेना? सांगा की सेना, जिसका प्रमुख कौन है? भोजराज। और एक तरफ कौन है? बाबर की सेना। और बाबर की सेना का प्रतिनिधित्व दो सेनापति, जिनमें एक का नाम है मेहंदी ख्वाजा और दूसरे का नाम क्या है? सगर खां। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसके अंदर भोजराज की क्या होती है? विजय। और सगर खां मारा गया। बाबर का सेनापति जिसका नाम क्या है? सगर खां मारा गया। और उसके बाद में ये सारी सेना कहां पहुंची? दिल्ली, जहां पर स्वयं का राज्य अभिषेक करके खुश है कौन? बाबर। बाबर को जो पता चला कि मेरी सेना को पराजित किया है किसने? सांगा ने, तो एक बार फिर बाबर को यह बात याद आई। कौन सी? बाबरनामा। कि ये सांगा तो वही है जिसने मुझे यहां हिंदुस्तान बुलाया और मेरी ही सेना को पराजित कर रहा है। बाबर की एक खास बात थी, बाबर की नजर में कोई बंदा आता ना तो फिर वो डायरेक्ट अटैक ही करता, चाहे वो कितना ही बड़ा शक्तिशाली राजा हो। चाहे आपके सांगा हो, सांगा के बाद में बाबर कहां युद्ध करने जाएगा? अपने घर जाएगा। कहां जाएगा युद्ध करने? नहीं पता। मतलब बाबर ने क्रम से कौन कौन से युद्ध किए नहीं पता क्या? बाबर ने युद्ध किया था पहला कौन सा? पानीपत का। पानीपत के बाद में कौन सा करेगा? खानवा करेगा। खानवा के बाद में कहां जाएगा? ये चंदेरी का युद्ध करेगा। और उसके बाद में घाघरा का युद्ध करेगा। पानीपत कब कर रहा है? 26 में। खानवा करेगा 27 में। चंदेरी करेगा 28 में। 29 में करेगा घाघरा। 30 में मृत्यु किसकी? बाबर की। तो अब जब बाबर को पता चला है कि ये वो तो वही सांगा है जिसे
मुझे हिंदुस्तान बुलाया और आज हमारी ही सेना को पराजित कर रहा है, तब बाबर प्लानिंग करता है किस पर अटैक करने की? सांगा पर। बाबर और सांगा के बीच में जो युद्ध लड़ा जाएगा वो हिंदुस्तान का एक ऐसा युद्ध होगा जिसे आप कहते हैं खानवा का युद्ध, वो लड़ा जाएगा। अब वो युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? तो सबसे बड़ी वजह है खानवा युद्ध होने की, बयाना के युद्ध के अंदर बाबर की सेना का पराजित होना, वरना नहीं करता। ठीक है, अब आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखिए। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले तो, बयाना का युद्ध। बयाना कहां पर है? भरतपुर में। लिखिएगा, बयाना युद्ध हो कब रहा है? 16 फरवरी 1527। और बयाना कहां पर है? भरतपुर में। भरतपुर तो आप रटी लो आगामी कुछ एग्जामों के लिए, क्योंकि हमारे सीएम साहब यहीं के हैं, है ना। राजस्थान के कौन से नंबर के सीएम है वो? 26वें, और वैसे व्यक्तिगत रूप से 14वें। कौन सा गांव है उनका? पता किया, ऐसे ढूंढा ये कौन बंदा है जो राजस्थान का सीएम बन? नदबई तहसील, कौन सा? अठोरी गांव, अठारी गांव। तो लिखिए, बयाना का युद्ध किन किन के मध्य हो रहा है? एक तरफ सांगा की सेना है और दूसरी तरफ बाबर की सेना। इसमें याद रखना है कि सांगा की सेना की ओर से व्यक्ति कौन है? भोजराज। और बाबर की सेना की ओर से याद रखिएगा इनके सेनापति क्या क्या नाम है? एक का नाम है मेहंदी ख्वाजा और दूसरे का नाम क्या है? सग्गर खां। इसके अंदर मारा गया था कौन? सग्गर खां। और भोजराज क्या हुआ था? विजय। ठीक है, बस आखिरी में नोट करके एक बात लिख लेना आप, बयाना का प्रशासक कौन था? निजाम खां। बयाना का प्राचीन नाम बता सकते हैं? श्रीपंत। लिख लेना, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत। और श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम। ठीक है, बस कंप्लीट लिख लिया। इनमें से भोजराज को आप जानते होंगे, ये संत मीराबाई के पति हैं। ठीक है, और मीराबाई का जन्म कौन से जिले में हुआ है? नहीं, नागौर वालों के तो ये क्वेश्चन 99% गलत ही होता है। वो पूछता है ना कि मीराबाई का जन्म कौन से जिले में हुआ है, तो उनके तो गलत ही होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेड़ता सिटी मीरा नगरी के नाम से जानी जाती है ना, तो उनको लगता है कि मीरा का जन्म वहां हुआ है, जबकि मीरा का जन्म मेड़ता सिटी के अंदर तो पालन पोषण हुआ है दादा के पास। मीरा का जन्म तो उसके ननिहाल में हुआ है ना। हमारे मारवाड़ के अंदर अलग है, वहां पर महिला के जो पहला बच्चा होता है ना, वो उसके पीहर में होता है। तो कहां हुआ? कुड़की गांव। कहां है वो? तो वो वर्तमान ब्यावर जिले में। पहले कहां था? पाली के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। तो ये हो गया आपके कौन सा? बयाना का युद्ध। अब आप हेडिंग डालिए सबसे प्रसिद्ध युद्ध, जहां से एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वह है खानवा का युद्ध। हेडिंग लगाइए, खानवा का युद्ध। खानवा। सबसे पहली बात, ये जो आपके सामने है खानवा,
खानवा का युद्ध कब हो रहा है? ये खानवा है कहां पर वैसे? अच्छा, कौन सी तहसील में आता है ये भी पूछ रखा है। रूपवास तहसील में, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। खानवा कहां है? तो याद रखिएगा, रूपवास तहसील, भरतपुर जिला। दूसरी बात, खानवा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? परेल, ठीक है। और कौन सी रेल? मेरे हिसाब से आपको दो ही नदियों में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बताइए आपको कोई कंफ्यूज है ही नहीं, क्योंकि वो दो नदियां तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रही है। मैंने सोचा आप मुझे इन दो में कंफ्यूज लगेंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल गंभीर है ही नहीं, इन दो में कंफ्यूज हो सकता है ना। एक तो नदी है गंभीरी और एक कौन सी है? गंभीर। कौन सी नदी है इनमें से जहां पर ये खानवा का युद्ध है? गंभीरी, गंभीर। फिर गंभीरी, गंभीरी की क्या खास बात है? और क्या याद है आपको इस युद्ध के अलावा? इन दोनों की और क्या बात आपको आती है? चलो कोई नहीं, नहीं आती है तो नहीं आती, उसमें क्या है। हमारे राजस्थान में दुर्गों का शिरमौर जिसे आप बोलते हैं वो है चित्तौड़गढ़ किला। और आप कोई किला पढ़े कि नहीं पढ़े, ये तो जरूर पढ़ते हैं, ये तो आपकी पहली पसंद है किले पढ़ने की। तो चित्तौड़गढ़ किला किन दो नदियों के संगम पर है? गंभीरी और है बेड़च। बेड़च नदी है ना, इसी बेड़च की सहायक नदी है कौन सी? गंभीरी। तो अब कहां चित्तौड़गढ़ और कहां भरतपुर? इसका मतलब ये नदी कौन सी हो जाएगी यहां? गंभीर। गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया है कौन सा? खानवा का युद्ध, याद रखने का। ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप कहेंगे 17 मार्च 1527। लेकिन आपको जब पूछे वीर विनोद के अनुसार, और वीर विनोद एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? शाबाश, कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया। और इसके वो तो वीर विनोद, ये राज विनोद, सदाशिव भट्ट। शाबाश। और इसके छत्र कुंवरी। मतलब विनोद तो याद हो ही गया आपको है। वीर विनोद के लेखक हैं श्यामलदास ददीवाड़िया, राज विनोद के लेखक हैं सदाशिव भट्ट, और प्रेम विनोद के लेखक हैं छत्र कुंवरी। और ये तीनों ही पूछे गए हैं वन लाइनर एग्जामिनर के अंदर। तो वीर विनोद के अनुसार ये जो खानवा का युद्ध है ये लड़ा गया है आपके 16 मार्च 1527। वैसे वीर विनोद जो ग्रंथ है ना, ये सारे युद्ध अपने हिसाब से ही बताता है। जैसे सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है वैसे? 1437 को, 1437 ईस्वी में। लेकिन वीर विनोद के अनुसार सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? तो याद रखना, हमने लिखा था 1439 ईस्वी को। अब वैसे खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? 17 मार्च 1527। लेकिन वीर विनोद के अनुसार कब लड़ा गया? तो आपके दिमाग में आएगा सर दोनों ही ऑप्शन में आगे, तो ऐसा आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है जबकि यहां लिख रखा है? वो पूछेगा प्रोपरी कि वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको डेट बतानी है कौन सी, वरना तो 17 मार्च ही। ठीक है। अब अगली बात, चलो ये पता चल गया कहां है, कौन सी नदी के किनारे, कब हो रहा है। लेकिन बात यह है कि वजह क्या है, क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है? क्या कारण है?
हाँ, पहला कारण है कि बाबर की सेना का बयाना युद्ध में पराजित होना। पहली वजह तो यह है। ठीक है, तभी तो बाबर ज्यादा आक्रोशित हुआ। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जो है वो है बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा के अनुसार इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार यह है कि सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया। और बाद में बाबर की सहायता नहीं की। किसने? सांगा ने। इसीलिए बाबर यहां पर अटैक कर रहा है सांगा पर। और कौन सा युद्ध लड़ रहा है? खानवा। एक क्वेश्चन और भी है, आपको पूछा जाता है कि बाबरनामा के अनुसार बाबर ने राजस्थान के कौन से जिले में पत्थरों पर फूल उगाए थे? पत्थर पे फूल उगा दिए। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसे तो हमारे राजस्थान बहुत सारे एग्जाम। एक ऐसा गायक है हमारे राजस्थान में जो जब गाता है ना तो पत्थर रोने लग जाते हैं। इसीलिए उसे कहा गया है इतिहास में रुलाने वाला फकीर। किसे कहते हैं रुलाने वाला फकीर? आपको तो रुलाया था मैंने एक दिन, यहां बताया था। नहीं बताया? लेकिन बार बार मैं आपको रुलाऊं तो अच्छी बात भी नहीं है, इसलिए आप मुझे बार बार रुला रहे हो। चलो वो बताओ, बाबरनामा के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बाग लगाया या फूल उगाए थे? कौन सा जिला है वो? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हिंट दूं एक? उस जिले का प्राचीन नाम आपको बता देता हूं, आप वर्तमान नाम बता देना। हाँ, लगता है कभी कभी तो कि पूरी जिंदगी ऑप्शन पर टिकी हुई है, नहीं? एग्जाम हॉल में ए बी सी डी, और वैसे पर्सनल लाइफ के अंदर कहां जाएं? उस जिले का नाम कोठी है। अभी नहीं बता रहे हो? फिर मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। फिर केवल कोठी को देखो और बस खुश हो जाओ। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका प्राचीन नाम कोठी था? चलो, 2 मिनट का टाइम दिया, सोचो। हाँ, 2 मिनट तो, क्योंकि जिले भी तो 50 हो गए हैं ना, तो 2 मिनट तो लगेंगे सोचने में कि कौन सा जिला हो सकता है। और वो कोई नया जिला अभी नहीं बना है, वो पहले से ही है। तो इसका मतलब नवीनतम जो बने हैं ना उसको एक बार काट दो। जो पहले 33 थे उन्हीं में से एक जिला है। किसका नाम हो सकता है? आपने बताया क्या? फिर तो सही बताया। क्या हुआ? क्या उदय सिंह की क्या? कौन सा है? मेवाड़ के कौन से राजा ने एक विवाह किया? वाह, क्या क्वेश्चन है। सही है। तो फिर मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा है जो कुंवारा रहा था? ये मुझे बता दो, मैं बता दूंगा वो। बड़ा आदमी। ये बताओ, किसने? आपने बताया क्या? धुल। ये किसने बताया? ये अरे शादी को छोड़ो, होती रहेगी। सिलेक्शन हो जाएगी तो शादियां हो जाएगी, वरना घूम तो रही है। ये आपने बताया क्या था? धौलपुर। हाँ, तो ये धौलपुर का प्राचीन नाम है क्या? कोठी, याद रखना, शाबाश।
तो बाबरनामा के अनुसार सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया और उसके बाद में बाबर की सहायता नहीं की, इसीलिए बाबर कौन सा युद्ध कर रहा है? खानवा का युद्ध। नोट करके दो बातें आपको लिखनी है। एक तो लिखनी है बाबरनामा के अनुसार बाबर ने धौलपुर, कोष्ट में लिख लेना कोठी, बाग लगाया। लिखो। तो ये तो युद्ध की बात है, लिख लीजिए। और फिर आगे हम चर्चा और करते हैं कि इस युद्ध के लिए क्या क्या प्लानिंग थी। अब ये तो आपको टेक्निकल टीम बताएगी। ये क्या पूछ रही है? गरिमा। चल, लिख लिया। लिख लिया सबने? चलो फिर युद्ध की प्लानिंग करते हैं। हम तो क्या करेंगे, इन्होंने कर ली थी, हमें तो पढ़ना है कि क्या प्लानिंग थी। चलिए, तो बोर्ड पर देखिए, लिखना आप बाद में, ठीक है? लिख लिया ना सबने? युद्ध हो रहा है खानवा का। तो खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चलो, यानी कि एक तरफ है सांगा और एक तरफ है बाबर। एक तरफ सांगा और एक तरफ आपके बाबर। बाबर कौन है? मुगल शासक। कहां का? दिल्ली। दिल्ली किसने बसाया था? ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए। और आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान आता है ना? आता भी तो है एग्जाम में। हाँ, तो उसी की तरज पर पूछ रहा हूँ, दिल्ली किसने? ऐसे कौन पूछता है दिल्ली? चलो कोई नहीं, देख लेना। तो खानवा का युद्ध, एक तरफ बाबर है और एक तरफ कौन है? सांगा। ये आपकी क्या हालत है मतलब? कभी कभी तो मुझे तरस आता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। नहीं पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? कभी नहीं पढ़ा ऐसा? पढ़ा तो है, मतलब आ नहीं रहा। आ जाए, कोई नहीं, हम यही है 2-3 घंटे वैसे ही। तो आ जाए तो मुझे बता देना। तो खानवा का युद्ध, एक तरफ बाबर है, एक तरफ कौन है? सांगा। सांगा इस युद्ध के लिए एक पद्धति अपनाता है। कौन सी?
जिसका नाम है पाती परवेण पद्धति का प्रयोग। ये क्या होती है? तो ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछ भी रखा है कि सांगा ने ये पद्धति कौन से युद्ध में अपनाई थी? खानवा के युद्ध में। होती क्या है ये? इसका मतलब होता है पत्र लिखकर सहायता मांगना। यानी कि सांगा अब युद्ध करेगा किससे? बाबर से। तो सांगा अपने आसपास में जितने भी राजा हैं या जितने भी प्रसिद्ध सरदार हैं उन सबको चिट्ठी लिखेगा और ये कहेगा कि मैं हमारे हिंदुस्तान को इस बाबर से आजाद करवाने जा रहा हूं, यदि आप भी मेरी सहायता के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस ये पत्थर लिखता है कौन? सांगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए आए कौन कौन थे? सहायता के लिए आए तो कौन सा बंदा कहां से आ रहा है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे राजस्थान का पहला ऐसा अवसर होगा जब संपूर्ण राजपूताना इकट्ठा होगा। वैसे इतिहास में 2 ही बार इकट्ठा हुआ है और दोनों ही बार असफल हुए हैं। मारवाड़ी में एक बात किया करे, ज्यादा पंच हुए ना जन पंचायती भीगड़िया करे। केवल आप ही समझे, बाकी को पता। समझ गए? घर में यदि आपके पापा एक पंचायती कर रहे हैं तो घर ठीक चल रहा है, लेकिन पापा अपनी अलग कर रहे हैं, मम्मी अपनी अलग कर रही है, बड़ा भैया अलग कर रहा है, तो फिर बाहर वाले मजे ले लेंगे। समझे? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं तो इस खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए कौन कौन कहां कहां से आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं आमेर की। आमेर से जो आया, अच्छा आमेर में कौन सा वंश है? कछावा वंश। और आमेर से जो आने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज कछावा। और पृथ्वीराज कछावा इस समय आमेर का राजा है। ये स्वयं कौन है? इस पूरे खानवा के युद्ध में यदि सांगा के साथ कदम से कदम मिलाकर जिसने युद्ध किया था वो एकमात्र व्यक्ति है। कौन? और ये युद्ध भूमि में मारे गए थे। पहली बात तो ये, क्योंकि एक बार आरएसएस बोर्ड ने यह भी पूछ रखा था कि खानवा के युद्ध में निम्न में से कौन कौन से व्यक्ति मारे गए थे। तो 2 व्यक्ति, एक तो पृथ्वीराज कछावा है और एक आगे आएंगे जिसका नाम क्या है? हसन खां मेवाती। एक तो हकीम खां शूर है जो महाराणा प्रताप के साथ में था, और इनके साथ में कौन है? हसन खां मेवाती। तो आमेर से कौन आ रहा है? पृथ्वीराज कछावा। बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में इस समय कौन सा वंश है? राठौड़। और खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का राजा कौन था? तो खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का राजा था रावजेत सिंह। लेकिन आया नहीं ना रावजेत सिंह। रावजेत सिंह ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम क्या है? कल्याणमल। कौन आया? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कुंवर कल्याणमल, ताकि आपको यह पता रहे कि बीकानेर से जो आया है वो राजा नहीं आया है, उसका पुत्र आया है राजकुमार। तो इसका मतलब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, एक बंदा जो डायरेक्ट दिल्ली शासक चुनौती दे रहा है बाबर को, मतलब इस युद्ध में वहां के राजा को आना चाहिए था। क्योंकि एक युद्ध करने का जितना अनुभव एक राजा को है उतना उसके बेटे को नहीं है। ठीक है? एक तो घर चलाने का अनुभव जितना हमारे पिताजी को है उतना हमें थोड़ी है। इसीलिए तो हमारे घर वाले हमें पंचायत हमें अपने हाथों में देते नहीं है।
क्योंकि आप 20 बीघा बेचा ही दे वहां। नहीं समझे? समझ गए? अगली बात है मारवाड़। मारवाड़ यानी कि जोधपुर। और मारवाड़ जोधपुर में भी इस समय कौन सा वंश है? राठौड़। और खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का राजा कौन है? गांगा। लेकिन गांगा स्वयं नहीं आ रहा है, वो भी अपने पुत्र को भेज रहा है, जिसका नाम क्या है? कुंवर मालदेव। नंबर 4, डूंगरपुर। डूंगरपुर से कौन आ रहा है? याद रखिएगा, उदय सिंह। और ये राजा है। डूंगरपुर से कौन आ रहा है? उदय सिंह। नंबर 5, नंबर 5 है आपके मेवात यानी कि अलवर जैसे एरिया से कौन आ रहा है? हसन खां मेवाती। नंबर 6, मेड़ता। मेड़ता में भी राठौड़ है और मेड़ता से आ रहा है वीरमदेव। मेड़ता से कौन आ रहा है? वीरमदेव। नंबर 7, इसके बाद में है आपके ईडर। ईडर से कौन आ रहा है? भारमल। देखो, इससे पहले हमने सांगा के युद्ध पढ़े थे, जिसमें खातोली पड़ा था आपके कब? 1517। बाडी का पड़ा था 1518। गागरोन का पड़ा था 1519। और कल हमने पढ़ा था 1520 के अंदर सांगा वर्सेज महमूद बेगड़ा, ईडर का युद्ध। क्योंकि ईडर का राजा सांगा ने ही किसको बनाया है? भारमल, जो लड़ा गया था 1520। तो 17, 18 और 19 और 20 लगातार 4 युद्ध हुए थे। तो ईडर का राजा कौन है? भारमल। अच्छा, इसके अलावा चंदेरी का राजा कौन आ रहा है? मेदिनी राय चंदेरी। और मेदिनी राय चंदेरी अभी हमने पढ़ा, जिसको सांगा ने क्या दिया था। इसके अलावा जगनेर से कौन आ रहा है? जगनेर भरतपुर है, अशोक परमार। जितने भी राजा आएंगे ना, या जितने भी व्यक्ति जिस स्थान से आ रहे हैं, उन सबको बुलाया गया था। एकमात्र खानवा के युद्ध में ऐसा बंदा आया जिसको सांगा ने नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आया। वो यही है, जिसका नाम क्या है? इसीलिए अशोक परमार को रिटर्न गिफ्ट दिया था सांगा ने, और इसको दी थी ऊपरमाल की जागीर। और उसी ऊपरमाल की जागीर में एक स्थान बसाया था जिसका नाम है विंध्यावली। विंध्यावली, जिसे आज वर्तमान में आप किस नाम से जानते हैं? बिजोलिया। सुना है ना? विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन 44 वर्षों तक वो बिजोलिया बसाने वाला यही है। और ये जगनेर भरतपुर का है। और इसी अशोक परमार को ये सांगा क्या देगा? ऊपरमाल की जागीर। ये बिन बुलाया है था। इस नाम के व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने आप की क्यों कहूंगा? बहुत अच्छा व्यक्ति था। बाकी वालों को तो बुलाया, लेकिन इसको नहीं बुलाया, फिर भी आया। क्यों नहीं? नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। और एक स्थान है सादड़ी। और सादड़ी से कौन आया था? जाला अज्जा। याद रखिएगा, कौन आया था? देखो, सादड़ी है पाली में, छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में, बड़ी सादड़ी है चित्तौड़गढ़ में। 3 सादड़ी है ना? छोटी सादड़ी कहां है? क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी? क्या है इंपॉर्टेंस? यस, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी से। नदियां तो आपको आती ही होगी। क्या बताऊं। और ये रहा सादड़ी, कौन सा? पाली, जहां से कौन आ रहा है? झाला अज्जा। तो ये प्रमुख रूप से व्यक्ति हैं जो कि आपके कौन से युद्ध में आ रहे हैं? खानवा के युद्ध में। बाकी याद रहे या ना रहे, ये जरूर याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खानवा के युद्ध में आने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, या फिर पूछेगा कौन सा व्यक्ति नहीं आया। तो इधर तो क्या है, ये प्लानिंग चल रही है। इधर क्या है कि काबुल का एक ज्योतिषी था। काबुल जहां से कौन आया था?
बाबर, काबुल है ना अफगानिस्तान, काबुल का एक ज्योतिषी है, ज्योतिषी, जिसका नाम है मोहम्मद शरीफ। अब ये काबुल से आया है, काबुल से ही बाबर आया है, बाबर के साथ ही आया है ये। इसने इस युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की। इस युद्ध को लेकर क्या की? पहले क्या है कि हर राजा अपने पास में, अपने दरबार में जैसे कोई बड़ा तांत्रिक रखा करते थे। जैसे रतन सिंह एक सबसे बड़ा तांत्रिक रखा करते थे, राघव चेतन। आगे चलकर उसने ही कबाड़ा कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को बुला लिया। इस मोहम्मद शरीफ भी ये बाबर के दरबार में था। तो सैनिक अक्सर अपना हाथ दिखाया करते थे कि मेरी हाथों की रेखाएं देखकर क्या लग रहा है? कहता था लग रहा है अब नहीं रहेगा तुम। तो ऐसे भी वो जो बाबर के सैनिक थे वो सारे इसके पास में गए और बोला कि ये जो युद्ध लड़ा जाएगा, इस युद्ध के बारे में क्या भविष्यवाणी है? तो मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि खानवा का जो युद्ध है, खानवा युद्ध में बाबर पराजित होगा। बाबर क्या होगा? क्योंकि आज तक मोहम्मद शरीफ ने जो जो भविष्यवाणी की है वो सब सही बैठी है। तो सिंपल सी बात है, सैनिकों को जो पता लग गया कि अब महाराज जी कहे आप हारा, तो युद्ध करने से क्या मतलब है? क्योंकि हारा जगह हारा, मारिया और जावा। भाई जैसे आपको पता चल जाए, इसीलिए कभी भी जीवन में अपना हाथ किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जिंदगी जीनी बहुत मुश्किल हो जाती है जब पहले कुछ पता चल जाता है। इसीलिए जैसे आप देखते भी होंगे कि डॉक्टर जब आपके किसी घर के सदस्य को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर वैंसर की, तो वो डॉक्टर उसको नहीं बताता है कि तुझे तो कैंसर हो गया, तू तो मरने वाला है। नहीं, उसमें से एक परिवार के सदस्य को साइड में बुलाकर उसे आराम से समझाएगा कि देख भाई, जितो मांगू काम हुयो बितो मां कर दियो, अब घर ले जाओ और सेवा करो। तो क्यों सेवा करो? क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, 4 महीने में चले जाएंगे। किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए ना कि मुझे ये बीमारी है और इस टाइम में मरने वाला हूं, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जीनी। होती कि नहीं होती? जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि 4 दिन के बाद में आपके साथ ये होगा, मतलब बहुत बड़ा टेस्ट होगा, तो आप आएंगे थोड़ी? देखो आज भी नहीं आए हमारे क्लास में कि जो जो नहीं आए उनके नाम नोट करना आप। हो, अब उनको बता दिया टेस्ट होगा तो आई ही नहीं इसलिए पहले नहीं बताना चाहिए, इसने पहले बता दिया। तो बाबर की सेना ने बाबर को ये युद्ध करने से मना कर दिया था। इतिहास में 2 ही बार ऐसे मौके आए हैं जब सेना ने राजा को जाकर ये बताया कि देखो युद्ध तो हार आपा, लेकिन युद्ध करा को नहीं। एक तो था सिकंदर और एक कौन है? बाबर। तो सिकंदर ने तो अपनी सेना की बात मान ली थी कि चलो आप कह रहे हैं हारेंगे तो फिर चलो यहां से चल दे। लेकिन बाबर जो है, इसकी जीत की सबसे बड़ी वजह एक ही है, और वो क्या है? कोई भी काम करें, कोई भी भीड़ करें, यदि आगे लीडर आपका अच्छा है ना, तो वो मना लेगा। तो पूरी सेना को इकट्ठा किया, और जैसे पुरानी मूवियों में नहीं देखते आप, हिंदी फिल्मों के अंदर, कि एक कच्ची बस्ती में हीरो जाता है और कच्ची बस्ती के लोगों को मोटिवेट करता है कि हम अमरीश पुरी को मार डालेंगे, आप मेरे साथ चलो। तो पूरा पूरा वो वहां से चल पड़ता है। उसी प्रकार बाबर ने अपनी सेना को मनाया, और मनाने के लिए कुछ बातें की। कौन कौन सी? देखो बाबर ने क्या कहा। जैसे आपने ये मूवी देखी थी, वो पद्मावत मूवी देखी, उसमें एक टाइम ऐसा भी आता है जब सारी सेना अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना? तब उस सीन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपना झंडा अपने हाथ से छोड़ देता है, कहता है ये लो, अब हमारा अधिकार नहीं रहेगा। तब सारे सैनिक उस झंडे को पकड़ लेते हैं वापस। देखा ऐसा सीन? देखते फिल्म देखते हैं क्या? नहीं देखनी है, मैंने दिखा दिया आपको। तो बाबर ने क्या कहा अपने सैनिकों से? बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि यदि आप मेरी सहायता करेंगे इस युद्ध में तन धन मन से, तो आप सबसे तमगा कर हटा देंगे। तमगा कर क्या है पहले तो ये बताओ। तमगा कर है जो मुस्लिम व्यापारी हुआ करते थे ना,
उनको व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम क्या था, याद रखिएगा। तो इसका मतलब बाबर यहां अपने सेना को तो शामिल कर ही रहा है, साथ साथ में जो अन्य व्यापारी है उनको भी साथ में लेकर चल रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात इसने कही कि शराब छोड़ देंगे। शराब छोड़ दूंगा, इसका मतलब ये भी अच्छी बात है। ये उसी प्रकार से बात है कि जब आपके घर को चलाने वाला बंदा ही शराब पीता है तो फिर आपके घर का क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो मामला बड़ा खराब सही है ना। तो जब बड़ा जो प्रमुख है यदि वो शराब नहीं पिएगा, इसका मतलब अपने जीवन में अच्छा करो या ना करो बुरा कुछ नहीं करेगा, ये तो है ना। तो ये भी एक अच्छी बात ही थी। और तीसरी बात, जब सेना नहीं मानी तब इन्होंने नारा दिया था, और वो दिया था कि ये युद्ध कौन सा है, जिहाद का युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी कि ये हमारे धर्म के लिए युद्ध है। तब सारे के सारे सैनिक क्या हो गए थे, तैयार हो गए, और राजा को बोला चिंता ही मत करो, ये तो करेंगे। हमारे राजस्थान के दो ऐसे युद्ध हैं जिनको कौन सा नारा है, एक तो है खानवा के युद्ध को जिसने बाबर ने क्या कहा है, जिहाद का। एक है हल्दी घाटी का युद्ध जिसे आसफ खान ने कहा है जिहाद का युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो इधर से ये प्लानिंग हो चुकी है, इधर से इनको पत्र भेजा जा चुका और ये आएंगे, ये भी फिक्स है। लेकिन यहां पर एक भविष्यवाणी बीच में आ रही है, कौन सी, कि बाबर पराजित होगा। लेकिन इस भविष्यवाणी को बदल दिया था किसने, बाबर ने। बाबर जीत गया था। उतारो। नौ नंबर पर है झगनेर, सामने लिखा है अशोक परमार। अब इस खानवा के युद्ध को लेकर पता है, एक कथन भी है बाबरनामा में। उसमें ये कहा गया है कि खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से 7 राजा थे, 9 रावल थे और 104 सरदार शामिल हुए थे। लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे।
आमिर भी। अच्छा, एक शिरोही लिखना भाई है। नंबर 11 शिरोही। सिरोही से कौन आया था इस समय? अखेराज देवड़ा। एक नाम और लिखना आप, 11 नंबर भी शिरोही का। सुरेंद्र हुई तो थी। टीम बताएगी आपको कि आप तक क्यों नहीं पहुंची। ये अखेराज देवड़ा है, ठीक है। चलो, तो ऐसे हमारे दो अवसर आएंगे जब इस प्रकार की बातें लिखी जाती है कि कौन सी जगह से कौन सा राजा आ रहा है। एक तो खानवा का, एक तो ये पहली बार है। दूसरी बार पूरा राजपूताना एक बार और इकट्ठा होगा। ये डेट है 17। डेट वो भी 17 ही है। ये है कौन सी? 17 मार्च 1527। वह है 17 जुलाई 1734। और उस समय एक सम्मेलन होगा जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। वहां पर भी संपूर्ण राजपिताना दूसरी बार इकट्ठा होगा। देख लिया। सब लिख लिया ना? ये भविष्यवाणी लिखी कि नहीं लिखी? और वो उधर से नारा लिख लिया ना? चलो।
तो अब हम आगे लिखते हैं, लिख लें आगे, लिखो। तो सबसे पहले तो हमने खानवा युद्ध के बारे में लिखा कि खानवा कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है, कब लड़ा जा रहा है, क्यों लड़ा जा रहा है। फिर हमने लिखा कि खानवा के युद्ध में सांगा ने किन किन को बुलाया था, इधर से बाबर ने क्या किया था, और इस युद्ध को लेकर भविष्यवाणी किसने की। अब हम पढ़ेंगे कि खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, और परिणाम में यदि बाबर जीता तो क्यों जीता, और सांगा हारा तो क्यों हारा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, खानवा युद्ध का परिणाम। खानवा युद्ध का परिणाम। खानवा युद्ध का परिणाम, परिणाम क्या रहा, परिणाम परिणाम ये रहा कि सांगा की हार हुई। और बाबर की विजय। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सांगा की हार हुई क्यों हुई। एक राजा जब किसी दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है तो सिंपल सी बात है कि मुकाबला टक्कर का हो सकता है, लेकिन वहां पर तो एक ही राजा है बाबर, और हमारे यहां से कितने जा रहे हैं, फिर क्यों हार गए। हाँ, कोई तो वजह है। अच्छा, यही वजह है, सही बात है। सांगा ने इससे पहले बहुत सारे युद्ध किए थे, चाहे खातोली का युद्ध हो, चाहे बाड़ी का युद्ध हो, चाहे गागरोन का युद्ध हो, चाहे ईडर का युद्ध हो। इन सब युद्ध में वो विजय रहा क्योंकि वो अकेला गया था, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। भाई जैसे घर में कोई शादी का कोई माहौल होता है ना, तो जैसे कोई अलग अलग घर के अंदर कह देते हैं कि भाई तुझे टेंट वाला काम संभालना है, थने जिम्मन संभालना है, थने आ संभालनी है कि फूफा जी नाड़ नहीं जाओ बिया मुंह। अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य देते हैं ना। उसी प्रकार यहां पर क्या हुआ कि जब सांगा इस सारे युद्ध करने गया था पहले, चाहे खातोली हो चाहे बाड़ी हो, उसको पता था मैं राजा हूं, सारी सेना मेरे पीछे है, मैं लड़ूंगा तब तक सेना लड़ेगी, इसीलिए वो सारे एकजुट थे। यहां पर क्या है कि सांगा आधा विश्वास तो इधर मालदेव पर कर रहा है, आधा विश्वास कल्याणमल पर कर रहा है, आधा पृथ्वीराज कछावा पर कर रहा है कि उधर से वो संभाल लेगा, उधर से वो संभाल लेगा, दो इधर रहेंगे, बाकी वाले मेरे पीछे आएंगे। ऐसा हो गया, वरना एक निर्भर रहता है कि मैं आगे हूं और बाकी सेना पीछे। तो इसका मतलब पहली तो वजह यह है कि सेना का बिखराव हो गया, सेना अलग अलग भागों में बिखर गई। और दूसरी बात यह है कि जहां से राजाओं को आना चाहिए था, वहां से ये जो राजकुमार आ रहे हैं ना, ये राजकुमार उस इच्छा से युद्ध लड़ नहीं रहे हैं। एक तो जैसे आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका डेडिकेशन जितना राजस्थान पुलिस में रहेगा उतना संगणक के एग्जाम में थोड़ी रहेगा। संगणक तो आप सोचेंगे चलो टिप्पे मार के आएंगे, तो ये राजकुमार अपने राज्य के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो किसी और के लिए लड़ रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं अच्छा सांगा अभी भी है क्या, तो लड़ो, जैसे अजय नहीं है चलो भागो अपने अपने। यही है पूरे पहले सारे सैनिक ये थोड़ी जानते थे कि ये सांगा है। आप आज किसी से मिले थोड़ी हो, जैसे आपने कभी मोदी जी से मुलाकात थोड़ी की है, हेलो हाय मोदी, आई एम फलाना, ऐसे नहीं। आज मीडिया है इस वजह से आप जानते हैं कि अच्छा ये मोदी है, जानते ना। तो वैसे सारे थोड़ी जानते थे। उनका एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था कि युद्ध भूमि में जब तक घोड़े या हाथी पर राजा बैठा है, ये केवल इतना जानते, अच्छा वो राजा है, जानते केवल इतना सा। तो जो जब तक वो बैठा है तब तक सारे सैनिक लड़ते रहेंगे, और जब तक पता चला अच्छा राजा ही नहीं है तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये हुआ पहली वजह, तो कि सेना का क्या हो गया, बिखराव हो गया। सांगा अलग तरीके से है, पृथ्वीराज कछावा अलग तरीके से है, मालदेव और अखिराज देवड़ा ये सोच रहे हैं कि सांगा कब गिरेगा, पकड़ के लेके भाग जाएंगे। तो सांगा जैसे ही घायल हुआ था तो मालदेव और अखिराज देवड़ा इन दोनों को उठा के चला गया। तो पहली बात तो सेना का क्या हुआ, बिखराव।
दूसरी बात है कि नागौर का शासक था खानजादे। का विश्वासघात, पहले ये किसके पास में था? युद्ध शुरू होने से पहले ये खानजादे सांगा के पास में था, और जैसे ही लगा कि युद्ध शुरू होने वाला है, ये खानजादे किसके पास में चला गया? और युद्ध शुरू होने से पहले राजा अपने सारे सैनिकों को कुछ निर्देश तो देता होगा कि हम ये युद्ध करेंगे, ऐसे युद्ध करेंगे। बस विश्वासघात किया। किसने किया? नागौर का, ध्यान रखना इसका। हाँ। और दूसरा, सेहलदी तंवर का विश्वासघात, ये भी कहां चला गया था? बाबर के पास। बाबर को जाकर सारा कुछ बता दिया कि चिंता नहीं करनी है, इस रियासत के ये राजा है, इसको मारोगे तो ये अपने आप भाग जाएंगे। पूरी प्लानिंग तो बताई दी। तो सांगा की हार की वजह सबसे बड़ी तो यही थी, सेना का बिखराव था। बाकी तो कोई चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए तो संभाल लिया जाता है। जैसे भारतीय टीम है, क्रिकेट देखते हैं आप कभी, 11 प्लेयर खेलेंगे, यदि एक दो चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा आकर अच्छे से कर लेगा। होता कि नहीं होता ऐसे? तो इनका तो कोई नहीं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण था सेना का बिखराव। और चौथी जो कमी थी वो थी ये, लीडरशिप नहीं हो पाई थी। ये क्यों? ये इसीलिए, जैसे देखो, सपोज देन ये बाबर, ठीक लग रहा है? ये कौन है? बाबर। और ये हमारा प्यारा सा सांगा, ठीक है। ये आपके प्यारा सा क्या है? सांगा, ठीक है। ये लो, ये हमारा कौन है? सांगा। और वो कौन है? बाबर। अच्छा, दो हाथ बना दिए, कोई नहीं। अच्छा, एक ही हाथ आना। सही है। तो ये बाबर और कौन है? सांगा, ठीक है। हमारे मेवाड़ के राजाओं की खास बात थी, युद्ध भूमि में सबसे आगे राजा ही रहा करता था, और पीछे सारी सेना खड़ी होती। तो मतलब इधर से कोई मुकाबला होगा तो सबसे आगे कौन खड़ा है? जबकि इधर वाले बाबर युद्ध भूमि में नहीं है, इसने आधी सेना इधर उतार रखी है, और आधी सेना इधर है और आधी इधर है, ये बीच में है। ये केवल मोटिवेट कर रहा है, हाँ ले ले तू कर सकता है, ये ले, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते, घुसा दे बाला उसके। ये क्या कर रहा था? केवल मोटिवेट कर रहा था सेना को। एक ये भी तो बड़ी चीज होती है ना युद्ध भूमि के अंदर, अपने सैनिकों ये ले पानी पी, तो उसमें जोश आ जाता है कि हाँ अब राजा पानी पाए दी, गाल जी घुसेड़ दियो। हाँ, वो आगे आएगा, वो आएगा महाराणा प्रताप के समय। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वैसे वैसे मेवाड़ के राजा युद्ध करने का तरीका चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर तो एक तो वजह ये भी हुई, लीडरशिप की कमी, जबकि बाबर यहां क्या कर रहा है? केवल मोटिवेट कर रहा है सेना को। तो सांगा की हार के तो ये है 4 कारण। अब हम चर्चा करते हैं कि बाबर क्यों जीता, बाबर के जीतने की वजह क्या है, कारण। तो सबसे पहला कारण तो हमने पढ़ा ही था, कौन सा? कुशल। एक तो ये लीडरशिप होती है, और क्या वजह थी? वजह केवल यही नहीं थी, वजह दूसरी थी ये, तुलगुमा पद्धति। और ये पद्धति सीख के आया था बाबर काबुल से ही। ये क्या पद्धति होती है? देखो, जैसे हमारी सारी सेना आ रही है एक साथ में, इधर सांगा है और इसके पीछे है पूरी पूरी सेना, एक साथ में। हमने पीछे कोई सैनिक नहीं रखे, हमने कहा आ जाओ सारे के सारे एक साथ में आ गए। इधर है बाबर। बाबर ने क्या किया कि सेना का एक भाग तो उतारा इधर आगे, ताकि इधर से ये सैनिक आएंगे और इधर से ये सामने मुकाबला होगा। बाबर ने 2 सैनिक टुकड़ियां रिजर्व रखी थी, एक तो इधर रखी थी और एक इधर।
जब बाबर की ये सेना इधर गई और सांगा की ये सेना इधर आई, जब आपस में ये सेनाएं लड़ने लगी, तो बाबर ने इस सेना को यहां से पीछे भेजा और इस सेना को यहां से पीछे भेजा। यानी कि हमारा सैनिक तो बेचारा पीछे मुंह करे तो भाला घुसेड़ दिया, आगे करे तो घुसेड़ दिया, पता ही नहीं चल रहा आगे वालों से लड़ना है कि पीछे वालों से। मतलब तुलगुमा पद्धति का मतलब होता है आगे व पीछे दोनों ओर से हमला करना। वो कौन सी पद्धति है? तुलगुमा पद्धति। दोनों ओर से हमला करना। हमारे वाले सैनिक को समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, तब तक तो भाले घुसा दिए। ऐसे कौन करता है भाई? तो इन्होंने कहा हम करते हैं भाई, इधर से भी और उधर से भी। तो एक तो वजह ये, दूसरी वजह थी तोप खाना। हमारे राजस्थान के जिस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। बाबर बाबर के पास में दो तोपची थे, वो काबुल से लेकर आया था। मतलब एक तो किसी के पास में बंदूक है, दो चार बंदूकें हैं, और एक बंदे के पास में एक ही बंदूक है, लेकिन उसके चलाने की जो कला है ना, वो सबसे यूनिक होती है। हथियार हर किसी के पास में होता है, लेकिन जो हथियार चलाने में निपुण होता है ना, एक तो ये है कि हाथ में बंदूक है और हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कितनी बंदूकें हो तो। लेकिन एक चलाने में परफेक्ट है, उसके पास में 6 की 6 गोलियां हैं, वो उतार देगा अगले के। अब बाबर के पास में क्या थी? तोफें। और तोप चलाने के लिए दो बंदे थे इसके पास में, एक तो था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा अली। इन्होंने युद्ध भूमि के अंदर तोपों को कुछ इस प्रकार से सजाया था, जैसे इस प्रकार से सजाया गया तोपों को। अब हमने तो अपने जीवन में कभी तोहफे देखी ही नहीं है। अब कोई नई चीज जब राजस्थानी लोग देखते हैं ना, तो उसमें जाकर घोचा करेंगे इसे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि ये क्या है? जैसे आप किसी मेले में जाते हो, अब अब जिस किसी मेले में आप जाएंगे, तो आपने मेले के अंदर बहुत सारे खिलौने देख रखे हैं। जैसे प्रसिद्ध खिलौना क्या है कि एक पिंपाड़ी है जिसमें हवा भरेंगे और ऊपर से वो निकलेगा, होता है ना। दो चार, एक जैसे मोबाइल आया करता था, चल छैया 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 यार, वही गाना दो चार फिक्स थे। लेकिन कोई नया आएगा तो हम उसको प्रयास तो करेंगे ना कैसे भी करके, और अचानक से टूट जाए, चुपचाप रख देंगे। तो इधर ऐसे तोपे थी, हमारे वाले से गोचे कर रहे थे और डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर बोल जा रही थी। तो अब हमारे वाले तो बेचारे भाले और तलवारें लेकर आए, और इधर से चले तोप। अब तोप तो तोप होती है, बताइए आपको। तो दूसरी वजह इनके जीतने की क्या थी? तोप खाना। हमारे पास में तोपें थी नहीं। एक तो भाई आप तलवार लेके किसी से युद्ध करने जा रहे हैं, और हंसी ऐसी होती है, कभी कभी कंट्रोल होती है, कभी कभी नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये। तो आंखों में पानी दो वजह से आता है, एक तो दुख की वजह से और एक हंसते हंसते भी आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आने दो, अपने चलता है। तो एक तो बंदा कोई बेचारा तलवार लेके युद्ध करने जा रहा है, और एक सामने बंदूक, तो वो कह रहा आने दे अभी आजा और आजा, पास में आएगा तो ही ठोक दूंगा। तो वो बात हुई यहाँ। तो तीसरी वजह क्या थी? तोप खाना। और इसके पास में दो तोपची थे। कौन कौन से दो तोपची थे? एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा अली। तो ये थे आपके बाबर की जीत के कारण, और ये थे सांगा की हार के कारण। उतारो। सत्यवीर सिंह। बस आप अच्छे से पढ़िए। आप खुद अच्छा पढ़ते हैं ना,
इसीलिए ऐसा लगता है सत्यवीर। लिख लिया। तो ये तो हुआ युद्ध का परिणाम। अब देखो कुछ और बातें जो इसी खानवा युद्ध से संबंधित है। लिखे। खानवा युद्ध की अन्य बातें और क्या क्या बात है देखो। सबसे पहली बात तो यह है, और वो भी बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा के अनुसार ये कहा गया है कि खानवा युद्ध में सांगा के साथ 7 राजा, 9 रावल, वे 104 राजपूत सरदार थे। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि खानवा युद्ध में पृथ्वीराज कछावा वे हसन खां मेवाती मारे गए थे, दोनों ही। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में चलते चलते सांगा घायल हो गए। सांगा के घायल होने के बाद राज चिन्ह ये क्या होता है देखो। हाथी पर जो बैठा है युद्ध कर रहा था, कौन है? सांगा। पूरी सेना की नजर केवल सांगा पर ही थी आदि तो, कि जब तक राजा है तब तक तो लड़ रहे हैं, वरना निकल पड़ेंगे अपनी अपनी जगह से। तो अब बाकी वाले सरदार ये भी तो सोच रखते हैं ना पहले से ही कि यदि हमारा राजा घायल हो गया तो हम तुरंत प्रभाव से किसी दूसरे व्यक्ति को वहां बैठा देंगे। जैसे सांगा ने जो जो युद्ध भूमि के समय पहन रखा है वो सारा सारा उस बंदे को पहना देंगे, क्योंकि सारे लोग पहले एक जैसे ही दिखते थे लगभग, तो जैसे आजकल नहीं दिखते।
थोड़ा चेंजमेंट होता है, लेकिन मुकुट वुकुट पहना दिया जाए तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। जैसे आपकी जब शादी होगी, आपको जब दुख तिरक पे हाथ रख तो रहा हूं, लेकिन रख ही देता हूं, रख दिया है तो तो जब आप घोड़ी पर बैठेंगे और सापा वापा लगाएंगे तो लगभग एक जैसे ही दिखते ही है ना। तो जब सांगा यहाँ घायल हुआ था, तो सांगा की जगह जिस बंदे को बैठा कर सांगा के राज चिन्ह पहनाए गए थे, उस बंदे का नाम क्या है? याद रखिएगा, झाला अज्जा। यहां पर देखिए एक बात, सांगा जब घायल हो रहा है तो राज चिन्ह कौन धारण कर रहा है? हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल होंगे तो उसके राज चिन्ह धारण करेगा झाला बिंदा। यहां है अज्जा, वहां है झाला बिंदा। यहां हाँ झाला बिंदा, मन्नत उसके साथ में है, लेकिन राज चिन्ह बिंदा। यहां खानवा के युद्ध में कौन मारा जा रहा है? महाराणा प्रताप के साथ में है हकीम का शूरी। ओहो, ये हुआ आपके साथ। झाला अज्जा और हसन खां मेवाती दोनों का संबंध सांगा से है। हकीम का शूरी और झाला बिंदा दोनों का संबंध महाराणा प्रताप से है। ठीक है, तो उस समय ये पूछूंगा आपसे। तो झाला अज्जा को क्या कराएंगे? राज। उसके बाद में घायल जो सांगा है, घायल सांगा को बसवा लाया गया। बसवा कहां है? दोसा। कहां है? दोसा। और घायल सांगा को लाने वाले कौन कौन थे? मालदेव, वे अखेराज लाए। कहां लाए? बसवा दोसा के अंदर। घायल सांगा था, सांगा को यही होश आया था, और हाँ, होश आते ही सांगा ने पूछा था कि मतलब युद्ध का क्या हुआ। तो पास में खड़े मालदेव, अखेराज और बाकी जो सरदार थे, उन्होंने कहा युद्ध का जो हुआ वो हुआ, कोई नहीं थे, आराम करो। डॉक्टर साहब केर गया थे हलोमती। क्यों? क्योंकि इस समय सांगा के शरीर पर टोटल कितने घाव आ चुके थे? 80 घाव थे। क्योंकि एक हाथ, एक पैर, एक आंख तो पहले से नहीं है, दो में से सब एक एक हो रखा है पहले से ही। और उसके अलावा युद्ध भूमि के अंदर पता नहीं कितने सारे चीरे लगे थे शरीर पर। तो कहते हैं कि शरीर से वो खून भी बह रहा था। लेकिन सांगा ने पूछा कि युद्ध का हुआ क्या? तो बोला युद्ध तो हम हार गए। तो बेचारे की और कमर टूट गई। तब यहां पर कहते हैं कि बसवा दोसा में जब सांगा को होश आया तो सांगा ने यहां पर एक प्रतिज्ञा ले ली कि अभी मैं कहां हूं? तो बोला बसवा दोसा में। तो बोला मेवाड़ में तब तक नहीं जाएंगे जब तक बाबर को पराजित नहीं करेंगे। इससे पहले एक प्रतिज्ञा और भी हमने पढ़ी थी। किसकी? किसकी पढ़ी थी? लाखा की। लाखा ने तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा ली थी, और फिर उसके बाद में नकली दुर्ग बनाया गया और उसमें कुंभहाड़ा मारा गया था। यहां पर एक बार फिर घायल सांगा ने प्रतिज्ञा ली। और प्रतिज्ञा ये ली कि जब तक बाबर को पराजित नहीं करूंगा, तब तक मेवाड़ में कदम नहीं रखूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। और प्रतिज्ञा लेने के बाद में जब सांगा थोड़े बहुत होश में आए, तो घायल ही थे वैसे, तो सांगा चल पड़े कहां? इर्ची नामक स्थान पर। अच्छा, इर्ची स्थान कहां पर है? एमपी में। ये यहां क्यों गए? क्योंकि जब घायल सांगा को होश आया, होश आते पूछा कि युद्ध का क्या हुआ, तो बोला हम हार गए हैं। उस समय जब ये प्रतिज्ञा ली, तो इसका मतलब सांगा अब डायरेक्ट किसको पराजित करने जा रहा है? बाबर। और बाबर खानवा के युद्ध के बाद में डायरेक्ट कहां जा रहा है? क्योंकि इस खानवा के युद्ध में
बाबर की आंखों में आंखें डालकर किसने बात कर ली थी, मतलब आंखों ही आंखों में गुस्सा कर लिया था, मेदिनी राय चंदेरी ने। तो बाबर की आंख में खटक गया था ये बंदा। कौन? मेदिनी राय चंदेरी। तो बोला चलो यहां पर खानवा तो हो गया है, खाना तो खा लिया है, अब चाय जाकर कहां पियेंगे? चंदेरी में। तो डायरेक्ट कहां पर उड़ान करी? चंदेरी, मेदिनी राय के खिलाफ। और सांगा को पता था कि मेरी सहायता करने आया है कौन, इसीलिए ये कहां चला? एमपी की ओर। लेकिन कहते हैं कि इर्ची नामक स्थान पर पहुंचते पहुंचते सांगा फिर घायल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सांगा अकेला है, सांगा ने प्रतिज्ञा ले ली है, इसका मतलब मेवाड़ के सरदार सारे इसी के साथ में हो पड़े, फिर वो वहां जाकर करेंगे भी क्या, राजा तो है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब यहां पर पहुंचकर वापस सांगा घायल हुए, तो ऐसा कहते हैं कि जो सरदार थे उन्होंने सांगा की हालत देखी, बोला हाथ पैर आंख बेचारा कितना, जैसे हमारे गांव में कोई बुजुर्ग नहीं होता, खटिया के अंदर पड़ा पड़ा बेटा खांसता रहता है, और हम ये सोचते हैं कि अभी इसकी खटिया खड़ी हो जाए तो ठीक ही है, मतलब ये ऊपर पहुंच जाए थी। होता है कि नहीं होता? किसी बड़े बुजुर्ग देखकर दया आती है ना हमारे मन में। तो एक समय जीवन में ऐसा आता है जब हम खुद अपना जीवन छोड़ना चाहते हैं। अभी कौन मरना चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता है, अभी थोड़ी मरना चाहते हैं। लेकिन ये जीवन है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी खुद की इच्छा करेगी कि चलो अब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी हालत थी सांगा की। इसीलिए कहते हैं कि इर्ची नामक स्थान पर सांगा को जहर दे दिया गया सरदारों द्वारा। सरदारों को पता था कि ये जिद्दी आदमी है, जब तक हारेगा हराएगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। और कितना बेचारा परेशान है, शरीर कट रखा है, बीच बीच में खाना खाया नहीं जा रहा है, हालत खराब है। लेकिन सांगा देखो फिर भी यहां से निकल पड़ा। और सांगा यहां से कहां पहुंचा? कालपी। कालपी स्थान है यूपी। कालपी में मृत्यु हो गई। और कालपी में मृत्यु, और सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को सांगा की क्या हो गई? मृत्यु। याद रखिएगा, सांगा का चबूतरा जहां बनाया गया था वो तो स्थान है बशवा, कहां पर है? दौसा। और सांगा की छतरी जहां बनाई गई थी वो कहां है? मांडलगढ़। बशवा है दौसा में, मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। और इनकी जो छतरी है वो है आपके कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी। और इस 8 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया है? अशोक परमार ने। अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, इस नाम का बंदा ही अच्छा होता है, बस लोगों को लगता नहीं है। तो अशोक परमार ने 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, क्योंकि अशोक परमार को ही जागीर मिली थी सांगा द्वारा, कहां की? ऊपर माल की। ठीक है, बस कंप्लीट बात किसकी? सांगा की। आपने कहां तक लिखा? आपको ये लिखना है ना, ये लिखिए, ये लिखो। रोहित जल्दी हो जाएगी, ठीक है? शेम, वाह, शेम डायलॉग हो जाएगी।
लिख लिए? हाँ बिल्कुल, इकराम हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। लिख लिया ना? तो लिखो ये अगला। ये लिख लीजिए आप पूरा, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है?